इससे पूर्व के वीडियो में एकाधिकार का अर्थ, एकाधिकार दशाएं और एकाधिकार में उद्योग के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रुकावटों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे चलेंगे कि एकाधिकार के अंतर्गत मांग वक्र की क्या स्थिति होती है और अल्पकाल में किस प्रकार से एकाधिकार की स्थिति में कीमत और उत्पत्ति का निर्धारण होता है। चूंकि एकाधिकार, जैसा कि हमें पता है, एक प्लस अधिकार यानी एक का अधिकार, तो एकाधिकार से स्पष्ट हो जाता है कि इस पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है। इसलिए एकाधिकार में फर्म व उद्योग का भेद समाप्त हो जाता है। यहाँ फर्म और उद्योग अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही फर्म होती है जो सारे बाजार की माल की आपूर्ति करती है और वही स्वयं उद्योग होती है। क्योंकि जो एकाधिकारी होता है वो फर्म ही एकाधिकारी उद्योग का रूप धारण कर लेती है, इसमें अन्य फर्मों का प्रवेश नहीं हो पाता है। तो एकाधिकार में फर्म के लिए जो औसत आय वक्र होता है और जो सीमांत आय वक्र होता है वो पूर्ण प्रतियोगिता की भांति समान नहीं रहता है ना। जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में होता है वो एक्स अक्ष के समानांतर होते हैं, यानी पूर्णतया लोचदार होते हैं। इसका कारण यह है कि एकाधिकारी एक ही कीमत पर चाहे जितना माल नहीं बेच सकता है, उसे अधिक माल बेचने के लिए अपनी वस्तु की कीमत घटानी होती है। इस प्रकार से एकाधिकारी फर्म का जो औसत आय वक्र होता है या उसकी वस्तु का मांग वक्र होता है वो साधारण मांग वक्र की भांति नीचे की तरफ झुकता हुआ ही होता है। सीमांत आय वक्र औसत आय वक्र से नीचे बना रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एकाधिकार उस दी हुई कीमत पर चाहे जितना माल नहीं बेच सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एकाधिकारी या तो कीमत चुन सकता है या उत्पत्ति की मात्रा चुन सकता है, क्योंकि उसका जो मांग वक्र होता है वो लोचदार होता है। तो वो कीमत और उत्पत्ति दोनों में से किसी एक को चुनता है और दूसरा अपने आप ही तय हो जाता है। अब उसका जो एमआर वक्र और एआर वक्र है उसकी स्थिति हम इस रेखा चित्र के माध्यम से, सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ कीमत बराबर एआर है, कीमत 20 रुपए से शुरू होती है और घटते हुए 19, 18, 17 होते हुए 11 तक चली जाती है। बिक्री की जो मात्रा है वो कीमत के घटने के साथ साथ बढ़ती है। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जैसे जैसे कीमत घटती है बिक्री की मात्रा भी बढ़ती जाती है। जो कुल आय है, यहाँ जो टीआर है वो कीमत इंटू बिक्री की मात्रा है। 20 इंटू 5 100, 19 इंटू 6 114, 18 इंटू 7 126, इसी प्रकार से अंत में 11 इंटू 14 154। अब यहाँ जो सीमांत आय आएगी वो सीमांत आय डेल्टा टी आर बटा क्यू यानी बिक्री की मात्रा। तो 100 में से 114 गए तो 14, 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया 1, तो यह इस प्रकार से 14 बटा 1 बराबर 1 आ जाएगा। चूंकि यहाँ बिक्री की मात्रा में एक एक का ही परिवर्तन हो रहा है इसलिए यहाँ डेल्टा टी आर ही एम आर हो जाएगा। फिर 126 में से 114 जाएगा तो 12, फिर 136 में से 126 जाएगा तो 10, फिर 144 में से 136 जाएगा तो 8, और इस प्रकार से अंत में 156 में से 154 जाता है तो -2। तो एम आर भी लास्ट में जाकर के माइनस में हो जाता है। और कीमत जब तक 12 रुपये रहती है और बिक्री की मात्रा 13 इकाई रहती है तब तक जो है सीमांत आय 0 हो जाता है, यानी इससे पूर्व पॉजिटिव रहता है और उसके बाद में ये नेगेटिव हो जाता है। तो इस सारणी से स्पष्ट हो जाता है कि एकाधिकारी को अपना अधिक माल बेचने के लिए कीमत कम करनी ही होती है। एकाधिकारी के लिए जो औसत आय वक्र होता है वो सीमांत आय वक्र से हमेशा नीचे बना रहता है। उसको हम देखेंगे। यहाँ औसत आय जो है एआर वक्र और सीमांत आय है एमआर वक्र। तो एमआर वक्र हमेशा एआर वक्र से नीचे बना रहेगा। इसको हम डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में औसत आय वक्र फर्म की वस्तु का मांग वक्र भी कहलाता है। यहाँ जो एआर दे रखा है डी वो फर्म की वस्तु का मांग वक्र भी है। यह विभिन्न कीमतों पर एक वस्तु की बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं को सूचित करता है, यानी अलग अलग कीमत पर बेची जाने वाली मात्रा भी अलग अलग होगी। एमआर वक्र जो है वो इससे नीचे होता है, जो डॉट 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 लाइन द्वारा दिखाया गया है, और जिस बिंदु पर यह ओ एक्स अक्ष को काटता है वहां सीमांत आय 0 के बराबर होती है। जैसा कि सारणी में 12 रुपये कीमत पर बिक्री की 13वीं मात्रा पर सीमांत आय 0 हो रही थी, तो वो स्थिति यहाँ एम बिंदु पर आएगी। मांग की लोच का जब हमने अध्ययन किया था तो उस समय स्पष्ट किया जा चुका है
कि जिस स्थान पर MR शून्य होती है वहां AR पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। ये हम देख चुके हैं। और ये इस रेखा चित्र में आप देखिए, जहां पर इस रेखा चित्र में जहां पर MR शून्य होती है वहां ऊपर AR R बिंदु पर जो है मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। तो रेखा चित्र में R बिंदु पर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 हो गया। इसके बाईं तरफ है ना इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, यानी R बिंदु से ऊपर की तरफ ये इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, और इसके दाईं तरफ यानी नीचे की तरफ इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। तो इससे यह निष्कर्ष सामने आता है कि एकाधिकारी जिस स्थान पर अपनी उत्पत्ति की मात्रा निर्धारित करता है वहां मांग की लोच 1 से अधिक होती है, क्योंकि जहां मांग की लोच 1 से ज्यादा होगी या जहां MR जब तक शून्य नहीं हो जाता है उससे पहले ही एकाधिकारी उत्पादन करेगा, क्योंकि ये MR यहां पर M बिंदु पर शून्य हो जाती है। तो एकाधिकारी के लिए जो उत्पत्ति का क्षेत्र है वो ये है, D से लेकर के R तक, ये जो है उसके लिए उत्पत्ति का क्षेत्र रहेगा। तो R के जो R बिंदु है इसके R बिंदु के बाईं तरफ मांग की लोच 1 से अधिक है ना, जिससे सीमांत आय भी पॉजिटिव या धनात्मक बनी रहती है और कीमत के घटने पर कुल आय यानी TR बढ़ेगी। चित्र में R के दाईं तरफ मांग की लोच 1 से कम है, यानी नीचे की तरफ 1 से कम होने के कारण कीमत के घटने से कुल आय भी घटती है और सीमांत आय ऋणात्मक हो जाती है। तो इसलिए एकाधिकारी के लिए उत्पत्ति की दृष्टि से वह क्षेत्र उपयुक्त माना जाएगा जहां मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, क्योंकि इसी क्षेत्र में सीमांत आय पॉजिटिव पाई जाती है। इसमें रखना होगा हमें कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में AR बराबर MR होता है और दोनों OX अक्ष के समानांतर होते हैं, लेकिन एकाधिकार में AR वक्र नीचे की ओर झुकता है और MR वक्र उससे नीचे बना रहता है। तो अब हम चलते हैं कि एकाधिकार में कीमत व उत्पत्ति के निर्धारण की तरफ। एकाधिकार में कीमत व उत्पत्ति के निर्धारण की 2 विधियां हैं, एक तो है कुल आय कुल लागत विधि और दूसरी है सीमांत आय सीमांत लागत विधि। तो आज हम लेंगे कुल आय कुल लागत विधि को। फर्म के संतुलन का जब जो विवेचन किया जाता है उसमें इसको TR माइनस TC की विधि को समझाया जा चुका है। इस रेखा चित्र में जो एक तरफ आपके चित्र दिया हुआ इसमें देखें आप, OX अक्ष पर हमने उत्पत्ति की मात्रा और OY अक्ष पर TR TC और लाभ को मापा है। TC वक्र R बिंदु से प्रारंभ होता है। देखिए मैं डॉट लगा के बता देता हूं आपको। TC वक्र जो है वो यहां R बिंदु से प्रारंभ होता है। तो OR जो है, ये OR क्या है? स्थिर लागतें या फिक्स्ड कॉस्ट है, उसको सूचित करती है। OR स्थिर लागत है और TR वक्र मूल बिंदु से प्रारंभ होता है। ये देखिए जो TR वक्र है वो इस O बिंदु से यहां से प्रारंभ होता है, ये मूल बिंदु से प्रारंभ होता है और बढ़ता है और एक सीमा के बाद घटना शुरू हो चुका है ना। ये यहां पर पहुंचने के बाद B बिंदु पर पहुंचने के बाद घटना शुरू हो जाता है। TR व TC की जो अधिकतम दूरी है वो ये A और B बिंदु के बराबर है, ये इसकी अधिकतम दूरी है। जो B बिंदु पर MN, ये जो MN स्पर्श रेखा खींची गई है, वह A बिंदु पर OP जो स्पर्श रेखा खींची गई है के समानांतर होने से प्राप्त होती है। तो शुरू में TR बराबर TC होने पर लाभ की मात्रा शून्य होती है, जो लाभ वक्र पर D बिंदु के द्वारा दिखाई गई है। जो D बिंदु है ये हमें ये बताता है कि ना लाभ की स्थिति है ना हानि की स्थिति है। तो न लाभ न हानि की स्थिति है, यानी लाभ शून्य है। अधिकतम जो लाभ की मात्रा है वो AB के बराबर होती है, जो लाभ वक्र पर, ये नीचे है जो ये लाभ वक्र है, लाभ वक्र पर OB के द्वारा दिखाई गई है, सॉरी OB के QB के द्वारा, ये नीचे Q है, QB की दूरी से सूचित की गई है। तो एकाधिकारी अपना लाभ अधिकतम करने के लिए OQ, ये यहां से लेकर के यहां तक OQ माल का उत्पादन करेगा। बाद में लाभ पुनः घटने लगता है। इसके बाद देखते हैं हम तो ये वक्र लाभ वक्र नीचे की तरफ आने लग गया है, यानी लाभ
घटने लग गए हैं। और अंत में टी आर बराबर टी सी होने पर ई बिंदु पर देखो, ई बिंदु पर वापस ये जहां ऊपर टी आर और टी सी एक दूसरे को काट रहे हैं इस बिंदु पर, और नीचे ये ई बिंदु पर समान लाभ शून्य हो जाता है। तो यहां पर भी लाभ शून्य हो जाता है और इसके बाद भी अगर उत्पादन जारी रखा जाए तो लाभ ऋणात्मक हो सकता है। तो टी आर बराबर टी सी की जो ये विधि है यह अधिकतम उत्पत्ति का कोई निश्चित बिंदु नहीं दे पाती है, बल्कि इसमें स्पर्श रेखाएं खींचकर उसका पता लगाया जाता है। इसके अलावा इस चित्र को देखते ही कीमत का ज्ञान हमें नहीं होता है, बल्कि टी आर में उत्पत्ति का भाग देकर उसका पता लगाया जा सकता है। तो उत्पत्ति की निर्धारण की ये विधि पुरानी व कम निश्चित किस्म की मानी जाती है। तो इसके स्थान पर आजकल MC बराबर MR यानी सीमांत लागत बराबर सीमांत आय विधि का उपयोग किया जाता है, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, जो लाभ की एक स्पष्ट व अधिक निश्चित बिंदु हमें। तो इस प्रकार से हमने आज एकाधिकार के अंतर्गत मांग वक्र किस प्रकार का होता है, MR और AR वक्र दोनों ही अलग अलग होते हैं। एकाधिकारी अपनी वस्तु का उत्पादन हमेशा ऐसी स्थिति में करेगा जहां मांग की लोच इकाई से ज्यादा हो या जहां तक MR शून्य नहीं हुआ हो। AR वक्र घटता हुआ होता है और वही फर्म का मांग वक्र होता है, और MR वक्र उससे नीचे बना रहता है। इसी प्रकार से TC और TR विधि के द्वारा अल्पकाल में एक फर्म को किस प्रकार से अधिकतम लाभ प्राप्त होता है उसका भी अध्ययन हमने किया है।